हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आपकी शिक्षिका मित्र श्रीमती शीला रानी पांडे। आज का हमारा प्रकरण है रोजी और निक्की। बाल भारती पुस्तक से रोजी और निक्की, कक्षा 7वीं, प्रकरण 2, दूसरी इकाई, विषय हिंदी, लेखिका महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये कुशल चितेरी हैं, रेखा चित्र की और संस्मरण की। इनकी कविताएं भी जग प्रसिद्ध हैं। कुछ और जानकारी हम देखेंगे इस प्रकरण में। कृति है सुनो, समझो और पढ़ो। रोजी और निक्की। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इस जग से अलविदा आपने 11 सितंबर 1987 को किया। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा जी कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद के रूप से प्रसिद्ध हैं। आपके रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध भी प्रसिद्ध हैं। इन रेखा चित्रों के माध्यम से लेखिका ने अपने बचपन की मधुर स्मृतियों एवं प्राणियों के स्वभाव को चित्रित किया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि महादेवी वर्मा जी को पशुओं से, पक्षियों से विशेष लगाव था बचपन से ही, और इसीलिए जब आप उनकी स्मृतियां पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ेंगे अथवा रेखा चित्र पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे बहुत से पक्षी प्राणियों के बारे में आपको एक जीवंत संस्मरण और रेखा चित्र पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसी क्रम में रोजी और निक्की भी इसी तरह की एक स्मृति है, संस्मरण है। इसमें उन्होंने याद किया है नेवले को, घोड़े को और एक कुतिया जो कि बचपन से उनके जीवन से जुड़ गई और किस तरह से अपनी मधुर स्मृति से उनको उनके स्मृति में, संस्मरण में जीवित रही, वो हम इस पाठ में देखेंगे। मेरे अतीत बचपन के कोहरे में जो रेखाएं अपने संपूर्ण महत्व के विविध रंगों में उदय होने लगती हैं, उनके आधारों में 3 ऐसे भी जीव हैं जो मानव समष्टि के सदस्य न होने पर भी मेरी स्मृति में छिपे से हैं। वे हैं निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी।
विद्यार्थी मित्रों, बाल्यकाल में, बचपन के समय में महादेवी वर्मा जी के जीवन में ये 3 प्राणी आए, जिन्हें याद करके उन्होंने ये संस्मरण लिखा। उनमें एक है निक्की नेवला, दूसरी है रोजी कुतिया, जिसके बारे में हम इस संस्मरण में देखेंगे। मानव समष्टि शब्द यहाँ एक आया है। मानव समष्टि का अर्थ है मानवीय जीवन। ये तीनों मानवीय जीवन से संबंधित नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति लेखिका के जीवन में अखंडित रूप से जुड़ी हुई है। रोजी की जैसे ही आंखें खुली, वैसे ही वह मेरे 5वें जन्मदिन पर पिताजी के किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा मुझे उपहार रूप में भेंट कर दी गई। स्वाभाविक ही था कि हम दोनों साथ ही बढ़ते रहे। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे खटोले पर सोती, मेरे लकड़ी के घोड़े पे चढ़कर घूमती और मेरे खेल कूद में साथ देती। रोजी सफेद थी, किंतु उसके छोटे सुडौल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजों का अग्रांश कत्थई रंग का होने के कारण कत्थई किनारी वाली सफेद साड़ी की सबल रंगीनी का आभास मिलता था। वह छोटी पर तेज टेरियर जाति की कुतिया थी। हम सब ने उसे साथी मान लिया था, जिसके बिना न कहीं जा सकते थे और न कुछ खा सकते थे। सबसे छोटा भाई तो हमारी व्यस्तता में साथ देने के लिए बहुत छोटा था, परंतु मैं, मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़ियों के घोंसले देखते, बबुल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छिमियां बीनते घूमते रहते। घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय एक आम के वृक्षों से घिरा पोखर था, जिसका ऊंचा कागार पेड़ों की छाया में 8-9 फुट और खुली धूप में 4-5 फुट के लगभग गहरा था। कई आम के पेड़ों की शाखाएं लंबी, नीची और सूखे पोखर पर झूलती थीं। सूखी पत्तियों ने झड़-झड़ कर सूखी गहराई को कई फुट भर भी डाला था। हम डाल पर बैठकर झूलते रहते। घूमने के क्रम में यदि हमें कोई मकोई का पौधा या करौंदे की झाड़ी फूली फली मिल जाती तो नंदनवन की प्रतीति होने लगती। लेखिका की तरह विद्यार्थी मित्रों, आपको भी करौंदा, बेर ये सब अच्छा लगता होगा, कच्ची अमियाँ। तो उसी तरह से लेखिका को भी इन चीजों का आकर्षण था और ये तीनों दोपहर में निकल जाते अपने छोटे भाई के साथ इनकी तलाश में। हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती। जब हम डाल पर बैठकर झूलते रहते, वह कगार के सिरे पर हमारे पैरों के नीचे बैठी कूदने के आदेश की आतुर प्रतीक्षा करती। जब हम पोखर की परिक्रमा करते, वह हमारे आगे आगे मानो राह दिखाने के लिए दौड़ती
और जब हम मकोई और करौंदे एकत्र करने लगते तब वह किसी झाड़ी की छाया में बड़े विरक्त भाव से बैठी रहती। गर्मी के दिनों में आम के पेड़ों से छोटी बड़ी अंबिया हवा के झोंके से नीचे गिरती और पत्तियों की सरसराहट भरे समुद्र में से उसे वह खोज लाती। विद्यार्थी मित्रों, लेखिका, उसका छोटा भाई और रोजी, ये लोग जब पोखर ये सब के आसपास जो आम के पेड़ लगे थे गर्मी के दिनों में, वहां पर अंबिया चुनने जाते। जब ये आम के पेड़ पर चढ़ते और किसी डाली को हिलाते अथवा आम को तोड़ने का प्रयत्न करते, अंबिया को, आम के छोटे स्वरूप को, जब आम बहुत छोटा होता है तो उसे अंबिया कहते हैं, उसे तोड़ने के लिए ये लोग डाली पर चढ़ते तो रोजी कुतिया किनारे पर बैठी इंतजार करती, इनकी प्रतीक्षा करती। और जैसे ही कोई अंबिया नीचे गिरती, पत्तियों के सरसराहट में से वो जो अपार सूखी हुई पत्तियां नीचे गिरी होती, उनमें से अंबिया खोज निकालती। कच्ची कैरी की चैपी। आपने देखा होगा कि जो कच्ची कैरी होती है, जो अगर आपने कभी तोड़ा होगा पेड़ पे से, तो जहां से वो डंठल से अलग होती है वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे कैरी की चेपी कहते हैं। अगर वो कपड़े में लग जाए तो भी दाग लग जाता है, और यदि हमारी त्वचा से स्पर्श हो तो वहां पर भी हल्का भूरे रंग का दाग लग जाता है। अब ये जो जानकारी है उसको ध्यान में रखते हुए इसे पढ़िए। कच्ची कैरी की चेपी लग जाने से बेचारी का गुलाबी छोटा मुंह धबीला हो जाता, परंतु वह इस खोज कार्य से विरत न होती। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्य में या छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहती। रामा बाजार चला जाता और कल्लू की माँ या तो सोती या मांझ मांझ कर बर्तन चमकाने में दत्त चित्त रहती, मग्न रहती। हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त रहता। वे सब समझते थे कि हम लोग या तो अपने कमरे में सो रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं। हम कुछ ऊंची खिड़की की राह से पहले रोजी को उतार देते और फिर एक एक करके तीनों बाहर बगीचे में उतरकर करौंदे की झाड़ियों में छिपते छिपते अपने उसी सूने मुक्ति लोक में पहुंच जाते। तीनों में से किसी को भी कमरे में छोड़ना शंका से रहित नहीं था, क्योंकि वह बिस्कुट, पेड़ा, बर्फी आदि किसी भी उत्कोच के लोभ में मुखबिर बन सकता था। लेखिका अपने छोटे भाई बहनों को अथवा रोजी को अकेले नहीं छोड़ती थी, क्योंकि अगर कोई भी उनमें से एक रह गया और यदि घर के किसी भी सदस्य को यह बात पता चल गई कि ये लोग नजरें चुराकर करौंदे आम बिनने बाहर जाते हैं, तो वो अनुशासनहीनता होती। कोई भी एक भी सदस्य मुखबिर न बने, इसलिए सब लोग समूह में बाहर निकलते थे। परिणामतः तीनों का जाना अनिवार्य था। रोजी भी हमारे निर्बंध संप्रदाय में दीक्षित हो चुकी थी, अतः वह भी साथ जाती थी। हमारे अभियान के रहस्य को वह इतना अधिक समझ गई थी कि दोपहर होते ही खिड़की से कूदने को
आकुल होने लगती और खिड़की से उतार दिए जाने पर नीचे बैठकर मनोयोग पूर्वक हमारा उतरना देखती रहती। कभी खिड़की से कूदते समय हम में से कोई उसी के ऊपर गिर पड़ता था, पर वह ची करना भी नियम विरुद्ध मानती थी। विद्यार्थी मित्रों, अब लेखिका ने जो बात कही कि वो इनके इस कार्य प्रणाली से प्रशिक्षित हो चुकी थी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर यही है कि सबसे पहले खिड़की से बाहर वो निकाल दी जाती थी, और अगर कोई और कूदते समय अगर उसके पूंछ पर या हाथ पर किसी का पैर भी पड़ जाता था तो वो ची भी नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर थोड़ी सी भी आहट हुई या थोड़ी सी भी आवाज हुई तो घर का कोई ना कोई सदस्य सावधान हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा और इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। ऐसे ही एक स्वच्छंद विचरण के उपरांत जब हम आम की डाली पर झूल झूल कर अपने संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक आम गिरने का शब्द हुआ और रोजी नीचे कूदी। कुछ देर तक वह पत्तियों में न जाने क्या खोजती रही, फिर हमने आश्चर्य से देखा कि वह मुंह से किसी जीव को दबाए हुए ऊपर आ रही है। उस कुलबुलाते जीव को भी सुरक्षित हम तक ले आई। आकार में वह गिलहरी से बड़ा न था। भूरा चमकीला रंग, काली कत्थई आंखें, नर्म नर्म गुलाबी नन्हा मुंह, रों में छिपे हुए नन्ही सीपियों से कान, सब कुछ देखकर हमें वह जीवित नन्हा खिलौना सा जान पड़ा। रोजी ने उसे हौले से पकड़ा था, परंतु बचने के संघर्ष में उसको कुछ खरोंच लग गई थी। चोट से अधिक भय से वह निश्चेष्ट था। उसे पाकर हम सब इतने प्रसन्न हुए कि उसे लेकर हम तुरंत घर की ओर भागे। वह एक नकुल शिशु था। उसका नाम हमने निक्की रखा। अब तो इस लघु प्राणी को हमारे अतिरिक्त कोई आश्रय ही नहीं रहा। यहाँ बच्चों, नकुल यानी नेवला। उस समय की उत्तेजना में हम अपने अज्ञात भ्रमण की बातें भूल गए, परंतु माँ ने यह नहीं पूछा कि वह छोटा जीव हमें कहाँ और कैसे मिला। इस वजह से सबकी जान बच गई। उन्होंने जीव जंतुओं को न सताने के संबंध में लंबा उपदेश देने के उपरांत उसे उसके नकुल माता पिता के पास बिल में रख आने का आदेश दिया। अतः नकुल शिशु के बिल और बिल निवासी माता पिता की खोज में हम अनिच्छापूर्वक गए और खोज में असफल होकर निराश से अधिक प्रसन्न लौटे। यहाँ आपने लेखिका का भाव समझ लिया होगा मित्रों, कि वे अनिच्छापूर्वक गए, बिना अपनी इच्छा के गए, लेकिन माँ का आदेश था, इसलिए उन्होंने नेवले के माता पिता की खोज में वे लोग बाहर निकल गए। और बहुत खोज के उपरांत जब नेवले के माता पिता का कुछ भी पता नहीं चला तो ये बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में थे। निराश तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि जो वे चाहते थे वही हो गया। वे नहीं चाहते थे कि वो छोटा सा निक्की जो है वो उनसे दूर हो, और अनजाने में उनकी इच्छा पूरी हो गई। प्रसन्नतापूर्वक हमने अपने खिलौने के छोटे बॉक्स को खाली कर उसमें रुई और रेशमी रुमाल बिछाया। फिर बहुत अनुनय विनय और सब आदेश मानने का वचन देकर रामा को
उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने के लिए राजी किया। इस प्रकार हमारे लघु परिवार में एक लघुत्तम सदस्य सम्मिलित हुआ। रामा की सतर्क देखरेख में वह कुछ दिनों में स्वस्थ और पुष्ट होकर हमारा समझदार साथी हो गया। पालने की दृष्टि से नेवला बहुत स्नेही और अनुशासित जीव है। वह अपने पालने वालों के साथ 24 घंटे रह सकता है। जेब में, कंधे पर, आस्तीन में, बालों में, जहां कहीं भी उसे बैठा दिया जाए, वह शांत स्थिर भाव में बैठकर अपनी चंचल पर सतर्क आंखों से चारों ओर की स्थिति देखता परखता रहता है। ओहो बच्चों, नेवले की कितने सारे गुण हमें पता चल गए इस प्रकरण के माध्यम से। निक्की मेरे पास ही रहता था। निक्की या तो मेरे दुपट्टे की चुन्नट में छिपा हुआ रहता या गर्दन के पीछे चोटी में छिप कर बैठता और कान के पास तन्हा मुंह निकालकर चारों ओर की गतिविधि देखता। रोजी का कार्य तो हमारे साथ दौड़ना ही था, परंतु निक्की इच्छा होने पर भी अपने सुरक्षित स्थान से कूद कर दौड़ता। एक दिन जैसे ही हम खिड़की से नीचे उतरे, वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास घास में एक लंबे काले सांप को देख लिया और वह कूदकर उसके पास पहुंच गया। हमने आश्चर्य से देखा कि निक्की पिछले 2 पैरों पर खड़ा होकर सांप को मानो चुनौती दे रहा है और सांप भी हवा में आधा उठकर फुफकार रहा है। उस दिन प्रथम बार हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बलिष्ठ भर का निक्की कई फुट लंबे सांप से लड़ सकता है। उन दोनों की लड़ाई मानो पेड़ की हिलती डाल से बिजली का खेल थी। सांप जैसे विषधर को खंड खंड करने की शक्ति रखने पर भी नेवला नितांत निर्विष है। आपको पता है कि सांप विषैला होता है और नेवला जो है वो निर्विष है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का विष नहीं रहता है। लेकिन फिर भी विष के न होने पर भी वो सांप को चुनौती दे सकता है और न केवल चुनौती दे सकता है बल्कि उसको खंड खंड में अपने नुकीले दांतों से काटकर परास्त करने की और मृत्यु दंड देने की शक्ति भी रखता है। जबकि दूसरी तरफ यदि सांप चाहे तो उसे अपनी कुंडली में लपेट कर चूर चूर कर डाले, फण के फुत्कार से मूर्छित कर दे। केवल अपने फन से विष को फुफकार कर उस पे उसका स्प्रे करके उसे मूर्छित कर सकता है, परंतु वह नेवले के फूल से हल्केपन और बिजली जैसी गति से परास्त हो जाता है, हार जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, उनकी पशु और प्राणियों से जो मित्रता है, इस संस्मरण के द्वारा हमारे लिए भी कितना लाभदायक रहा। हमें रोजी के द्वारा, रोजी के चरित्र द्वारा कुतिया के जो अच्छे गुण हैं वो पता चले, सांप की गुण पता चला और नेवले के बारे में भी
पता चला। इस प्रकरण के माध्यम से हमने सीखा बच्चों कि जो हमारा प्राणी जगत है, पशु जगत है, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। हमारी प्रेम, हमारी देखभाल और हमारे पालन पोषण के बदले वे हमें भी बहुत कुछ उपहार दे जाते हैं। इस संस्मरण में हमने देखा कि जब ये लोग कूदे तो वहां फूलों की झाड़ियों में विषैला विषधर सांप था। यदि रोजी और निक्की उस समय चपलता नहीं दिखाते, सतर्कता नहीं दिखाते, तो हो सकता है वो सांप के काटने से इन तीनों की मृत्यु हो जाती। कहने का अर्थ है विद्यार्थी मित्रों कि जब आप प्रकृति के किसी भी अंश को जब आप कुछ देते हो तो कई गुना लौटकर आपके पास आता है। इसलिए हमेशा देने का भाव रखो, सबके प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव रखो। आप जितना दोगे उससे कई गुना आपके पास लौट कर आएगा। इस प्रकरण में हम देखेंगे शब्द वाटिका। इसके अंतर्गत हम कुछ नए शब्द व उनके अर्थ देखेंगे। अतीत, बीता हुआ समय, भूतकाल, बचपन, बाल्यकाल, संपूर्ण, पूरा, पूर्ण, स्मृति, याद, स्मरण, याददाश्त, अग्रांश। अग्र यानी का अर्थ होता है आगे और अग्रांश यानी आगे का अंश अथवा भाग, अग्रभाग। साथी, संगी, मित्र, सहचर, दोस्त, प्रिय, मनपसंद। विश्रामालय, दो शब्द विश्राम धन आलय से बना है। इसका अर्थ है आराम अथवा विश्राम करने का स्थान अथवा आराम घर। श्वान, कुत्ता, भ्रमण, घूमना फिरना, आना जाना, विचरण। निरंतर, लगातार, अविरत। पोखर, तालाब, दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुष्प्राप्य। मकोई, गिलोय, विरक्त भाव से, आसक्ति रहित, उदासीन, निर्लिप्त भाव से। आदेश, आज्ञा, चेपी, आम के ऊपर का चिपचिपा पदार्थ। उत्कोच, लोभ, लालच, घूस, रिश्वत। मुखबिर, धन या किसी वस्तु के लालच में गुप्त या रहस्य की बात बता देने वाले को मुखबिर कहते हैं। सतर्क, सावधान, हौले से, धीरे से, निश्चेष्ट। अचेतन, बेहोश, मूर्छित। नकुल शिशु, नेवले का बच्चा। अनिच्छापूर्वक, बिना इच्छा के। निर्विष, जिसमें विष न हो, जहर न हो। विष का अर्थ होता है जहर। जिसमें विष न हो अथवा विष रहित या विषहीन, जो जहरीला नहीं है, वो निर्विष है। आस्तीन, जेब। विपरीत शब्द, विलोम शब्द, जिसे हम विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं, देख लेते हैं। अतीत, वर्तमान, बचपन, बुढ़ापा, संपूर्ण, अपूर्ण, स्मृति, विस्मृति, स्वस्थ, अस्वस्थ।
समष्टि, व्यष्टि, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, दुर्लभ, सुलभ, विरत, रत अथवा मग्न, प्रसन्न, अप्रसन्न, लघु, विशाल, अज्ञात, ज्ञात, आश्रय, निराश्रय, भय, निर्भय, इच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक, सफल, असफल, समझदार, नासमझ, आदेश, विनय, प्रार्थना, निर्विश, विषैला, अनुशासित, अनुशासनहीन, सतर्क, असतर्क, लापरवाह अथवा असावधान। बताओ तो सही। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि प्राणियों के गुण, स्वभाव की विशेषता समझो और कौन से गुण तुम्हारे जीवन में उपयोगी है बताओ। यहाँ पर आपको कई प्राणियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कुत्ता, गधा, गिद्ध, उल्लू, हंस, चीता, चींटी, ऊंट और कोयल। आपके मार्गदर्शन के लिए मैंने एक प्राणी को लिया है ताकि आप समझ सकें कि हमें किस तरह से लिखना है। इसे देखिए, समझिए और अन्य प्राणियों के बारे में जानकारी एकत्र करके आप स्वयं लिखिए। कुत्ते की पाचन शक्ति अच्छी होती है, लेकिन समयानुसार अथवा न मिलने पर वह जो मिल जाता है, जितना मिल जाता है, उतने में स्वयं को संतुष्ट रखता है और तृप्त हो जाता है। हमें भी उससे यह गुण सीखना चाहिए कि जब जैसी परिस्थिति है, जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। उसकी दूसरी विशेषता है, कुत्ता गहरी नींद में सोने के बाद भी वह सजग रहता है, सावधान रहता है। उसी तरह हमें भी सदैव सजग रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, श्वान निद्रा यह शब्द का प्रयोग करके विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है कि उनकी निद्रा श्वान की तरह, कुत्ते की तरह होनी चाहिए। अर्थात आप नींद में भी सजग रहें, सावधान रहें, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और जो कुछ आप पढ़ते हैं उस पर चिंतन के लिए। कुत्ते से हमें वफादारी या स्वामी भक्ति का गुण सीखना चाहिए। भाषा की ओर चलते हैं। सूचनानुसार मुहावरे एवं कहावतें लिखो। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों के स्थान पर इनके समानार्थक नए मुहावरे कोष्ठक में से प्रयुक्त करो। 3 मुहावरे हमें दिए गए हैं। कान पर जू न रेंगना, आग बबूला होना, 9 2 11 होना। अब देखिए, यहाँ वाक्य में प्रयोग किया गया है कि पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। इसके स्थान पर हमने दूसरा मुहावरा लिया है, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। दोनों का अर्थ एक समान है। तो आपको इस तरह से एक समान अर्थ वाले मुहावरों को चुनाव करना है, खोज निकालना है और उसका प्रयोग करना है समान वाक्य में। अध्यापक ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह आंखें बंद करके ही बैठी रही। अध्यापक ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसके कान पर जू नहीं रेंगा। दोनों का अर्थ एक समान है, तो आप दोनों में से किसी एक मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से समान अर्थ वाले मुहावरे आप
संकलित करके रख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। कक्षा में शोर होता देख प्रधानाचार्य महोदय लाल पीले हो गए। कक्षा में शोर होता देख प्रधानाचार्य महोदय आग बबूला हो गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों पर उचित कहावतें कोष्टक में से प्रयुक्त करो। अपना हाथ जगन्नाथ, नेकी कर दरिया में डाल, दूर के ढोल सुहावने। मैं समझता था कि शहर की जिंदगी गांव से कहीं अच्छी होगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सच है कि क्या होगा सोचिए? हाँ, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सुनेत्रा ने अपनी कड़ी मेहनत से साबित कर दिया कि अपना हाथ जगन्नाथ। हमें उपकार के बदले कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बस नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कीजिए और उसे भूल जाइए। अगली कृति देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। नीचे दिए गए अनुसार निम्न शब्द पहेली से मुहावरे और कहावतें ढूंढो और उनके समानार्थक मुहावरे कहावतें अपने मन से लिखो। हमने जैसे पहली कृति की थी उसका ही अनुसरण करना है। एक शब्द का आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हो। यहाँ आपकी बुद्धि को चालना देने के लिए इस तरह की सारिणी दी गई है और इसमें से शब्दों का चुनाव करके आपको मुहावरों का अथवा कहावतों को खोज निकालना है। आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ मुहावरे और कहावतें इनमें से आपके लिए चुनकर लिखी हूँ और आपको उसी अर्थ वाले दूसरे मुहावरे और कहावतों का संकलन स्वयं करना पड़ेगा। थोड़ी सहायता मैं करती हूँ और थोड़ा सा मार्गदर्शन मैं करती हूँ और थोड़ी मेहनत आप करेंगे, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ टूटना, टस से मस न होना, फूलकर कुप्पा होना। विद्यार्थी मित्रों, जो वहां पर टेबल दिया है, सारिणी दी गई है, उसमें से शब्द चुनकर हमने ये मुहावरे बनाए हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, मुंह की खाना, मजा चखाना, आम के आम, गुठलियों के दाम। आप करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। मुंह खून लगना, रंग जमाना, हाथ आना, बात बनाना, रफू चक्कर होना, पसीना आना, मुंह बनाना, दांत पीसना। खाने के दांत एक, दिखाने के एक, हाथ कंगन को आरसी क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका, डूबते को तिनके का सहारा, बच्चा गोद में और ढिंढोरा गांव में। चोर की दाढ़ी में तिनका, दांत पीसना, ढिंढोरा पीटना, मजा चखाना, पापड़ बेलना, मुंह काला करना, बड़ी बात बोलना, सिर खाना। छठी का दूध याद दिलाना, छोटा मुंह बड़ी बात, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठी पगुराए।
अधजल गगरी छलकत जाए, तिल का ताड़ बनाना, चिराग तले अंधेरा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, डूबते को तिनके का सहारा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूध का दूध, पानी का पानी, तिल रखने की जगह ना होना। नमस्ते और धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। आशा करती हूँ कि प्रकरण आपको स्पष्ट हुआ होगा और आपको आनंद आया होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नए नए विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।